छोटे से गांव डियामा में प्रमोद अपनी पत्नी सुरेखा और अपनी माँ अनुराधा के साथ रहता था। कुछ साल पहले ही प्रमोद के पिता का बीमारी की वजह से देहांत हो जाता है। कुछ दिन बाद प्रमोद की माँ का पैर फिसल जाने की वजह से उनके पैर की हड्डी भी टूट जाती है। वैद्य जी उन्हें आराम करने के लिए कहते हैं, जिस वजह से उनकी तबीयत खराब रहती थी। एक दिन की बात है। अरे माँ, कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? सही ही है बेटा, बस अभी थोड़ा सा बुखार लग रहा है। अरे सुनो तो सुरेखा, इधर आना। आ रही हूँ। सुरेखा माँ के लिए खाना लेकर आती है। ये लीजिए माँ जी, अब आप खाना खा लीजिए और आप बोलिए क्या बोल रहे थे। माँ को दवाई खिला देना, बुखार हो रहा है अभी माँ को। आपको क्या लगता है मुझे माँ जी की परवाह नहीं है? अरे मैं खिला दूंगी माँ जी को दवाई, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। अरे ठीक है, चलो अब मैं काम पे जा रहा हूँ। अभी कुछ देर बाद मैं आऊंगा, तब तुम चलना मेरे साथ खेत पे, जरा वहाँ के भी हाल देख ले। अच्छा ठीक है, तब तक मैं अपना सारा काम निपटा लेती हूँ। वैसे तो प्रमोद और सुरेखा अपने खेत में ताजी ताजी सब्जियां उगाते और बाजार में जाकर बेच देते थे, लेकिन प्रमोद कभी कभी मजदूरी करके थोड़े पैसे और कमा लेता था। कुछ घंटों बाद प्रमोद अपना काम खत्म करके घर आता है। सुरेखा चलो। फिर प्रमोद और सुरेखा दोनों अपने खेत की तरफ चल देते हैं। खेत में पहुंच के वो देखते हैं, खेत में पानी कम होने की वजह से खेत सूख रहा था और सब्जियां भी खराब हो रही थी। ये सब देख के प्रमोद और सुरेखा दोनों चिंता में पड़ जाते हैं। अरे ये सब क्या हो गया? हमारी पूरी साल की मेहनत खराब हो रही है। अगर हमारी फसल खराब हो गई तो हम माँ जी का इलाज कैसे करवाएंगे और घर कैसे ही चलेगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमें कहीं से भी इसमें पानी डालना होगा, नहीं तो इस बार की फसल पूरी तरह से खराब हो जाएगी। अरे अब पानी कहाँ से लाऊं मैं? हमारे खेत में जो कुआं है उसमें तो पानी ही नहीं रहता है। अब क्या करूं? आप एक काम कीजिए, अपने किसी दोस्त से थोड़ा सा पानी मांगिए, क्या पता कोई मदद कर दे। प्रमोद अपनी पड़ोसी सुग्रीव के पास जाता है और उसे सारी बातें बताता है और थोड़ा सा पानी मांगता है। अरे भाई, मैं तुम्हें रोज रोज पानी देता रहूंगा। मेरी मानो तो तुम कोई दूसरा कुआं खुदवा लो। मैं तो आज तुम्हें थोड़ा सा पानी दे देता हूँ, लेकिन माफ करना, मैं रोज रोज पानी नहीं दे सकता। भाई, आज तुम थोड़ा सा पानी दे दो मुझे, मैं उस कुएं का कुछ जुगाड़ करता हूँ, देखता हूँ क्या हो सकता है। प्रमोद सुग्रीव से पानी लेकर अपने खेत में डाल देता है। खेत में ही प्रमोद सारी बातें जो कि उससे सुग्रीव ने कही थी वो सुरेखा को बताता है। वैसे कहीं न कहीं भाई साहब सही बोल रहे हैं। भला कौन ही हमें रोज रोज पानी देगा? उन्हें खुद भी तो काम होते हैं ना। हमें एक कुआं बनवा लेना चाहिए। लेकिन हमारे खेत में एक कुआं पहले से है, उसका क्या करें? और कुआं होने के बाद भी हम दूसरा कुआं बनवाएं, इतनी हम पर जगह भी नहीं है। तो फिर एक काम कीजिए ना, उस कुएं को बंद करवा के दूसरी जगह नया कुआं बनवा लो। हाँ ठीक है, एक बार माँ से इस बारे में बात कर लेंगे। शाम के समय दोनों अपने घर पहुँचते हैं और अगली सुबह प्रमोद, सुरेखा और प्रमोद की माँ तीनों ही आपस में बातें कर रहे होते हैं। प्रमोद माँ को सारी बातें बताता है और पूछता है उस कुएं का क्या करना है। माँ, आप कुछ बताओ ना। माँ, वैसे हम लोग सोच रहे हैं कि पुराने वाले कुएं को बंद कर दे और कोई दूसरा नया कुआं बनवाएं। इससे हमारी बहुत मदद होगी और पानी की वजह से हमारी फसल भी अच्छी होगी। नहीं बेटा, उस कुएं को कुछ मत करना। लेकिन माँ, इस कुएं में बिल्कुल भी पानी नहीं है और वो कुआं खेत की जगह भी घेर रहा है। वो कुआं किसी भी काम का नहीं है। लेकिन बेटा, तुम्हें पता भी है वो कुआं कितना पुराना है। बेटा, वो कुआं तुम्हारे परदादा के भी परदादा के जमाने का है। तुम्हारे पिता ने मुझे बताया था। माँ, सच में वो कुआं इतना पुराना है? माँ, कभी किसी ने इस कुएं को हटाने की कोशिश नहीं की क्या? एक तो ये कुआं इतना ज्यादा पुराना है
ऊपर से कई सालों से इसमें तो पानी भी नहीं था। लेकिन माँ जी, हमें उस कुएं को हटाना तो पड़ेगा ही ना। अगर हम उस कुएं को नहीं बंद करेंगे तो हम नया कुआं कैसे बनवाएंगे? और अगर नया कुआं नहीं बनेगा तो हमारी फसल तो खराब हो जाएगी ना। माँ जी सोचिए, हमें कुछ तो करना होगा। अब किसी ने उस कुएं को नहीं बंद किया तो हम भी नहीं करें क्या? और हमें तो जरूरत भी है। बहुत, तुम्हारी बात भी सही है। चलो ठीक है, तुम लोग बंद करवा दो उस कुएं को और एक नया कुआं बनवा लो। अब कुछ तो करना ही होगा, दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। हम अगले सुबह प्रमोद जमींदार के घर जाता है। नया कुआं बनवाने के लिए कुछ पैसे उधार लेने जाता है। जमींदार जी, आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मुझे मेरे खेत में एक नया कुआं बनवाना है। पानी ना होने की वजह से मेरी फसल खराब हो सकती है और मेरी उगाई हुई सब्जियां भी। इसलिए आप मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दीजिए। मेरे पे पैसे होते ही मैं आपके सारे पैसे वापस लौटा दूंगा। अरे, मुझे देने के लिए तुम्हारे पास 1 रुपए भी नहीं है। तुम्हारे खाने पीने का तो कोई भरोसा है नहीं। तुम क्या मेरे पैसे वापस करोगे? और समस्या तुम्हारी है तो तुम ही कुछ करो, मेरे पास मत आओ और निकल जाओ यहाँ से। प्रमोद जमींदार की ये कड़वी बातें सुनकर परेशान हो जाता है और सोचता है अब क्या करे। प्रमोद अपने खेत की तरफ जाते हुए सोच रहा होता है कि आखिरकार क्या है उस कुएं का राज। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं इस कुएं का। और अगर मैंने कुछ नहीं किया तो हमारी फसल और सारी सब्जियां जो हमने उगाई थी सब खराब हो जाएगी और हमारे पूरी साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। प्रमोद अपने खेत की तरफ जाते हुए सोच रहा होता है कि आखिर करे क्या उस कुएं का। प्रमोद अपने खेत में उस कुएं के पास पहुंचता है। फिलहाल मैं इस कुएं को बंद कर देता हूँ, बाकी का बाद में सोचूंगा। अभी मिट्टी लाके इस कुएं को बंद कर देता हूँ। प्रमोद मिट्टी लाकर उस कुएं को बंद कर ही रहा होता है कि जैसे ही प्रमोद मिट्टी लेकर कुएं के पास उसे बंद करने जाता है, प्रमोद के हाथ लगते ही उसे एक झटका सा महसूस होता है। उस कुएं में से एक रोशनी आती है और एक अनजानी सी आवाज, मत बंद करो इस कुएं को। अगर तुमने इस कुएं को बंद करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी और तुम्हारे पूरे परिवार का नाश कर दूंगी। चले जाओ यहाँ से। कौन हो तुम और तुम क्यों नहीं चाहती कि मैं इस कुएं को बंद करूं? वो तुम्हें वक्त आने पर ही पता चल जाएगा। तुम चिंता मत करो। और हाँ, अगर तुमने इस कुएं को दोबारा बंद करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा और तुम्हारे पूरे परिवार का सर्वनाश कर दूंगी। तो सोच समझ के ही करना जो करना है। प्रमोद तुरंत वहाँ से भाग जाता है और अपने घर पहुंचकर देखता है उसकी माँ को खून की उल्टियाँ हो रही है। उसकी माँ का शरीर बुखार से बुरी तरह से तड़प रहा है। उसकी माँ का शरीर बुखार से पूरी तरह से तप रहा होता है। अरे आप कहाँ रह गए थे? देखो ना माँ जी को क्या हो गया है। इनका शरीर बहुत ज्यादा तप रहा है। कुछ कीजिए, इन्हें खून की उल्टियाँ भी हो रही है। जल्दी से कुछ कीजिए। बेटा, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अब मेरा अंतिम समय आ गया है। अब मैं मर जाऊंगी। तुम दोनों हमेशा खुश रहना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। माँ, ऐसा मत कहो। आपको कुछ नहीं होगा माँ। प्रमोद की पुकार सुनकर माँ वहीं दम तोड़ देती है। प्रमोद और सुरेखा, माँ, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मैं नहीं रह सकता माँ। पहले पिताजी मुझे छोड़कर चले गए, अब आप। माँ, उठो ना। माँ उठो ना, कुछ तो बोलो माँ। आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती। प्रमोद की माँ का देहांत हो जाता है। प्रमोद अपनी माँ के जाने का गम भुला नहीं पाता। 2-4 दिन बाद प्रमोद थोड़ा सा संभलता है तो वो अपनी पत्नी सुरेखा को कुएं वाली सारी घटना के बारे में बताता है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे ख्याल से सब कुछ आपके मन का वहम है। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। ये सब मेरे मन का वहम नहीं है। मैं तो तुम्हें सारी बातें इसी दिन बताने वाला था, लेकिन उससे पहले ये सब हो गया। मुझे पता है ये सब कोई वहम नहीं है। ये तो बहुत गंभीर समस्या है। हमें कुछ तो करना होगा। मेरे ख्याल से हमें साधु बाबा से जाकर मिलना चाहिए। क्या पता उनके पास इस समस्या का कोई समाधान हो। चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ।
फिर प्रमोद और सुरेखा वन की तरफ जाते हैं। वहाँ पे उन्हें एक साधु बाबा मिलते हैं, जो कि पेड़ के नीचे बैठे ध्यान कर रहे थे। कौन हो बेटा, क्या काम है तुम्हें, और इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? प्रमोद साधु बाबा को सारी बातें बताता है। बाबा अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाते हैं। बाबा थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं। साधु बाबा अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं, जो तुम्हें उस कुएं से आवाज आ रही थी, वो आवाज एक रानी की थी, जिसे उधर दफना के उसकी जगह एक कुआं बनवा दिया गया। फ्लैशबैक। राजमाता ने राजा को रानी के खिलाफ भड़का दिया था। राजा और राजमाता आपस में बात कर रहे होते हैं। बेटा, तुम समझने की कोशिश करो, तुमने गलत लड़की से शादी कर ली है। मैं भी बोल रही हूँ तुम दोबारा शादी कर लो। तेरी बहन की बेटी तुम्हारे लिए सही है और इस राज्य की रानी बनने के लायक भी है। माँ, आप नहीं समझ रही है, मैं रानी से बहुत प्यार करता हूँ। आप क्यों रानी के पीछे पड़ी हैं? मुझे पूरा विश्वास है कि रानी ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। बेटा, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ तुम्हारी रानी कितनी सही है। राजमाता राजा को बगीचे में लेकर जाती है, जहाँ पर रानी मंत्री के साथ थी। राजा ने रानी को मंत्री के साथ देख लिया होता है। राजा को लगता है रानी उन्हें धोखा दे रही है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। राजमाता रानी को पसंद नहीं करती थी, इसीलिए जानबूझकर रानी को फंसाती है और राजा को भड़का भी देती है। रानी, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने अपनी माँ पर विश्वास ना करके तुम पे विश्वास किया, लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा किया। महाराज, आप गलत समझ रहे हैं, मेरी कोई गलती नहीं है। महाराज, मुझे छोड़ दीजिए। राजमाता ने मुझे जानबूझकर फंसाया है। महाराज, मेरा यकीन मानिए। देख बेटा, इस निकम्मी को अब सच सामने आ गया तो मुझे फंसा रही है। बेटा, मार डाल इसे, इसकी गलती सजा मौत है। राजा रानी की एक भी नहीं सुनता और राजमाता के बहकावे में आकर उसे जिंदा ही वहाँ दफना देता है। बाबा तो क्या, रानी को भी कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। हमें कुछ तो करना ही होगा ना? बेटा, तुम्हें उस कुएं में जाकर हवन करना होगा। जब तुम उस कुएं में जाकर हवन करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। प्रमोद उस कुएं में जाकर हवन करता है और हवन होते ही रानी की आत्मा मुक्त हो जाती है। हवन कुंड में से रानी की परछाई सी आसमान की ओर जाती है। इसी के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। कुएं में वापस से पूरा पानी भर जाता है। अब प्रमोद बहुत मेहनत करता और अब वो अपनी पत्नी सुरेखा के साथ खुशी खुशी रहता। तो दोस्तों, आपको ये मजेदार कहानी कैसी लगी? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा एंड चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। की माँ से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। एक दिन राजेश की माँ राजेश से बोलती है। हाथियों का झुंड राजेश को रास्ता देते हैं। राजेश हाथियों के झुंड को शुक्रिया करके वहाँ से चल देता है, जैसा हाथियों के सरदार ने राजेश को बताया था। ठीक उसी रास्ते पे राजेश चल देता है। वो चलता रहता है। एक सूरजगढ़ नाम के गांव में राजेश अपने माता पिता के साथ रहता था। राजेश के बाबा खेती करके बहुत मुश्किल से अपना घर चलाते थे, लेकिन उनका बेटा राजेश कोई काम नहीं करता था। इतनी उम्र होने के बाद भी राजेश पूरा दिन घर में ही पड़ा रहता था। अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता था, जुआ खेलता था और शराब का नशा भी करता था। राजेश जब अपने बिस्तर पे आराम से सोया हुआ था, तब उसके बाबा उसके पास आते हैं और बोलते हैं, अरे वाह, ये नालायक अभी भी घोड़े बेचकर सोया हुआ है। चल उठ जल्दी, सूरज सर पर आ गया है, लेकिन तू उठा नहीं, काम चोर। अरे बाबा, आप इतनी सुबह सुबह आके चिल्ला क्यों रहे हो? क्या हो गया? अरे साहब जी, आपके लिए तो ये सुबह ही होगी ना, जबकि आधा दिन निकल चुका है। पूरा दिन बिस्तर पे पड़ा रहता है, कुछ काम नहीं करता। कब तक मैं कमाता रहूंगा? तू भी कुछ काम कर ले। इतने में राजेश की माँ सुमति वहाँ आती है।
क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों कर रहे हो? खुद ही देख लो अपने लाडले को, अभी तक नहीं उठा। ये सब ना तुम्हारे प्यार की वजह से हो रहा है। बिगड़ गया है तुम्हारे लाड में। पूरा दिन आवारागर्दी करता रहता है अपने दोस्तों के साथ और आलसियों के तरह घर पर पड़ा रहता है। अब मेरी क्या गलती है? मैं तो इसे कहती हूँ कुछ काम कर ले, लेकिन ये मेरी कुछ सुनता ही नहीं। नालायक खुद भी सुनता है और मुझे भी सुनवाता है। अरे माँ, क्यों चिल्ला रही हो? इतना शोर कर रहे हो तुम सब। मुझे शांति से सोने दो। इसके चक्कर में मेरा ही लेट हो रहा है। तुझे काम नहीं करना तो मैं भी नहीं करूंगा क्या? पैसे ऐसे ही घर पे बैठे बैठे नहीं मिलते। फिर राजेश के बाबा अपने काम पर चले जाते हैं। राजेश की माँ भी अपना काम करने लग जाती है, लेकिन दोनों के मन में राजेश की बात ही चल रही थी। अगर राजेश कुछ काम नहीं करेगा और पूरा दिन ऐसे ही जुआ खेलता रहेगा तो उसका क्या होगा? लेकिन राजेश को कोई चिंता नहीं थी। कुछ देर बाद राजेश के कुछ दोस्त उसके घर के पास आते हैं। अरे राजेश भाई, कहाँ हो? चलो भाई निकलो, अब चलते हैं, थोड़ा सा घूम के आते हैं। कब तक घर पे पड़े रहोगे? हाँ भाई, चलो निकलो भी। राजेश उठकर अपने दोस्तों के पास आता है। राजेश की माँ ये सब देखकर राजेश पर जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। क्या हो रहा है ये सब? काम करने के नाम से तुम लोगों को नानी याद आ जाती है, लेकिन पूरा दिन ये जो आवारागर्दी करते हो उसका क्या? और तुम लोगों को कोई काम धंधा नहीं है क्या? जब देखो मुंह उठा के आ जाते हो। माँ, घर में कोई आता है तो ऐसे कौन चिल्लाता है? अरे तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। राजेश अपनी माँ पे चिल्ला के अपने दोस्तों के साथ चला जाता है और एक पेड़ के नीचे तीनों दोस्त बैठकर जुआ खेलने लगते हैं और नशा कर रहे होते हैं। अरे भाई, मेरे घर वाले भी मुझे ऐसे ही परेशान करते हैं। भाई, मेरे घर वाले मुझे 1 रुपए भी नहीं देते। तुम परेशान मत हो, चलो अब खेलते हैं। हाँ भाई, सही बोल रहे हो, मेरे घर का भी कुछ यही हाल है। चलो छोड़ो ये सब, हम लोग खेलते हैं। हाँ भाई, सही बोल रहे हो तुम दोनों। मैं बेमतलब ही परेशान हो रहा था। वैसे आज मैं बहुत पैसे लेके आया हूँ, बाबा के पर्स में से चोरी कर लिए थे। चलो भाई खेलते हैं। राजेश खेल शुरू करता है, लेकिन शाम तक धीरे धीरे राजेश सारे पैसे जुए में हार जाता है। भाई, और पैसे बचे हैं तो लगाओ कुछ और खेल खेलते हैं। नहीं भाई, सारे पैसे खर्च हो गए, अब कुछ नहीं बचा। चलो कल और ज्यादा पैसे लेके आऊंगा, अब कल ही खेलेंगे। चलो चलते हैं। राजेश और उसके दोनों दोस्त अपने घर की तरफ चले जाते हैं। राजेश के घर पे राजेश के बाबा उसका इंतजार कर रहे थे। राजेश के घर पहुंचते ही उसके बाबा उसे ताने मारते हुए बोलते हैं। आ गए जनाब, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? अब क्या किया मैंने? कभी तो मुझसे सीधे मुंह बात किया कीजिए, हर बार गुस्से में ही रहते हो। अच्छा, सीधे मुंह बात करने लायक कौन सा काम किया है तुमने? आज तुमने ही मेरे पैसे चोरी किए थे ना? मैं आपके पैसे क्यों चोरी करूंगा? मैंने कोई चोरी नहीं की। तूने चोरी नहीं किए तो क्या मैंने किए हैं? आवारा हो चुका है अपने दोस्तों के साथ रह के। राजेश हमेशा अपने माँ बाबा का दिल दुखाता रहता था। राजेश हर बार ऐसे ही झूठ बोलता था और अपने बाबा की मेहनत की कमाई को उड़ा देता था। राजेश की बाबा की उम्र भी हो चुकी थी। कुछ दिन बाद राजेश के बाबा का देहांत हो जाता है। राजेश की माँ से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। एक दिन राजेश की माँ राजेश से बोलती है, बेटा अब तो कुछ काम कर ले, अब तो तेरे बाबा का देहांत हो चुका है, एक वही घर में कमाने वाले थे। तू खुद सोच अब पैसे कहाँ से आएंगे? कुछ काम तो करना होगा ना बेटा। जा कोई काम ढूंढ और ये आवारागर्दी छोड़ दे, कुछ नहीं मिलेगा ये सब करके। अच्छा है तू मेहनत कर ले। ठीक है माँ, मैं ढूंढता हूँ कुछ काम। राजेश अपने घर की यह हालत देखकर परेशान हो गया था। अब वो जुआ खेलना, नशा करना छोड़ देता है। वो काम ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं कोई काम मिलता ही नहीं है। वो परेशान हो जाता है और वो थकता हुआ अपने घर आता है। उसकी माँ उससे पूछती है,
बेटा, कोई काम मिला क्या? माँ, कोई काम नहीं मिल रहा। मैं थक चुका हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। बेटा, तुम एक काम करो, तुम्हारे बाबा जिस खेत में काम करते हैं वहाँ जाकर देखो, क्या पता कोई काम मिल जाए। माँ, मैंने वहाँ पर भी देखा, लेकिन कहीं कोई काम नहीं मिल रहा। माँ, मुझे कोई दूसरा काम देखना होगा। बेटा, एक काम करो, तुम लकड़ियाँ काटकर बाजार में जाकर बेचो। ठीक है माँ, देखता हूँ। बस भगवान भरोसे है सब। बस एक अच्छा सा काम मिल जाए। अगले ही दिन राजेश जंगल में जाता है लकड़ियाँ काटने। कुछ समय बाद राजेश कुछ लकड़ियाँ काट के लाता है और बाजार में लकड़ियाँ बेचने के लिए बैठ जाता है, लेकिन उसके पास से कोई एक भी लकड़ी नहीं लेता था। राजेश बहुत कोशिश करता कि कोई उसकी लकड़ियाँ ले, लेकिन सारे पुराने दुकानदारों से ही लकड़ियाँ लेते। राजेश के पास कोई भी लकड़ियाँ लेने नहीं आता। अरे, इतनी देर हो गई, अभी तक एक लकड़ी भी नहीं बिकी। क्या करूं मैं? सारे लोग तो दूसरे दुकानदारों से ही लकड़ी खरीद रहे हैं। मेरी तो कोई कमाई ही नहीं हो रही। शाम को राजेश अपने घर आ जाता है, लेकिन राजेश बहुत उदास था क्योंकि उसकी कोई कमाई नहीं हुई थी। लेकिन राजेश हार नहीं मानता है। वो रोज बाजार में लकड़ियाँ बेचने जाता है, लेकिन हर बार उसे नाकामी ही मिलती है। राजेश की एक भी लकड़ियाँ नहीं बिकती। एक दिन राजेश अपनी लकड़ियाँ बेच के घर जा रहा होता है। तभी वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और खुद से ही बातें करने लगता है। ये मुझे मेरी गलती की सजा मिल रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्यों मेरा कोई काम चल नहीं रहा। इतने दिन से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जरा से भी कमाई नहीं हो रही। राजेश खुद को कोस ही रहा होता है, तब उसे एक आवाज आती है। क्या हुआ? क्यों इतनी दुखी हो? क्यों खुद को कोस रही हो? कौन कौन है? सामने आओ। राजेश इधर उधर देखता है। तभी उसे उसके बगल में एक चिड़िया दिखती है, जो कि बहुत सुंदर लग रही थी। चिड़िया राजेश से कहती है, इधर उधर मत देखो, मैंने ही तुम्हें आवाज लगाई है। तुम क्यों इतना परेशान हो? क्या बात है? आखिर क्यों खुद को इतना कोस रहे हो? तुम कौन हो? असल में मैं एक परी हूँ। मुझे एक साधु बाबा ने श्राप दिया था, मैं इस चिड़िया के रूप में ही रहूंगी जब तक मुझे कोई इंसान वो कमल का पुष्प लाकर ना दे। वो सब मैं तुम्हें बताती हूँ, लेकिन पहले तुम ये बताओ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी किस्मत चमका दूंगी। तुम जो भी काम करोगे, तुम हर काम में सफल हो जाओगे और तुम्हें कभी भी धन की कमी नहीं होगी। बस तुम्हें मेहनत करनी है, क्योंकि अगर तुम जरा सा भी लालच में आए तो तुम्हारी किस्मत वापस से खराब हो जाएगी। हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मुझे क्या करना है ये तो बताओ। तो सुनो, तुम्हें इस गांव की पहाड़ियों पर एक झील है, वहाँ जाना है, जहाँ पर तुम्हें कमल के फूल दिखेंगे, जिनमें से तुम्हें एक सफेद रंग का पुष्प तोड़कर मुझे देना होगा। लेकिन याद रखना, उधर जाना कोई आसान काम नहीं है। तुम्हें रास्ते में कई सारी समस्या को झेलना पड़ेगा। मुझे मंजूर है, मैं वो पुष्प पक्का लेकर आऊंगा। फिर राजेश उस कमल के पुष्प की तलाश में पहाड़ की तरफ जाने लगता है। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक हाथियों का झुंड दिखता है। हाथियों का झुंड राजेश का रास्ता रोक खड़े थे। उनमें से हाथियों का सरदार बोलता है, कहाँ जाना है तुम्हें? क्या तुम भी उस सफेद कमल के पुष्प की तलाश में आए हो? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं उस सफेद कमल के पुष्प की तलाश में इधर आया हूँ? तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि यहाँ आना बच्चों का खेल नहीं है? जिस पुष्प की तलाश में तुम यहाँ पर आए हो, वो पुष्प कोई मामूली नहीं है। अभी भी समय है, या तो तुम यहाँ से वापस चले जाओ या फिर अपनी जान दांव पे लगाकर वो पुष्प लेके जाओ। नहीं, मैं अब यहाँ से वापस बिना उस सफेद कमल के पुष्प को लिए कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने किसी से वादा किया है
मैं किसी का वादा इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकता। क्या आप मुझे कोई रास्ता बता सकते हो उस पुष्प तक पहुंचने का? तुम सच में बहुत हिम्मत वाले हो। एक रास्ता है, तुम्हें यहाँ से सीधा जाना होगा। तुम तब तक सीधा चलते रहना जब तक तुम्हें एक लोमड़ी ना दिख जाए। जब तुम्हें वो लोमड़ी मिल जाएगी तो तुम उन्हें अपनी समस्या बताना। फिर आगे क्या करना है वो खुद तुम्हें बताएगी। धन्यवाद, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। हाथियों का झुंड राजेश को रास्ता देते हैं। राजेश हाथियों के झुंड को शुक्रिया करके वहाँ से चल देता है, जैसा हाथियों के सरदार ने राजेश को बताया था। ठीक उसी रास्ते पे राजेश चल देता है। वो चलता रहता है। थोड़ी दूर चलने पे राजेश को वही लोमड़ी मिली जिसके बारे में हाथियों के सरदार ने उसे बताया था। राजेश जाकर लोमड़ी को सारी बातें विस्तार से बताता है। क्या आप मेरी मदद करेंगी? मुझे आपकी मदद की बहुत जरूरत है। मैं तुम्हारी मदद तो कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे 3 पहेलियों का जवाब देना होगा। लेकिन याद रखना, जवाब बहुत सोच समझ के देना, क्योंकि तुम्हारा एक गलत जवाब तुम्हारा पूरा खेल पलट सकता है। अगर तुमने एक भी जवाब गलत दिया तो तुम्हारे साथ क्या होगा वो कोई नहीं जानता, तो सोच समझ के ही जवाब देना। मुझे मंजूर है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी पहेलियों का सही जवाब दूं। आप पूछो जो पूछना है। तो सुनो, तुम्हारे लिए तुम्हारी पहली पहेली। वो क्या है जो जितना बढ़ता है इतना ही छोटा होता जाता है? राजेश पहेली सुनकर गहरी सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसका एक गलत जवाब उसका पूरा खेल पलट सकता था। राजेश चिंतित होकर सोचने लग जाता है। सोचो सोचो, क्या है इसका जवाब? सोच समझ के ही जवाब देना। राजेश थोड़ा सा सोचने के बाद कहता है, इसका जवाब है मोमबत्ती, क्योंकि मोमबत्ती ही है जो कि जितना बढ़ती है उतना ही छोटी होती जाती है। बिल्कुल सही जवाब। दिमाग तो है तुम में, लेकिन ज्यादा खुश मत होना। अभी 2 और पहेलियां हैं। तो तुम्हारी दूसरी पहेली है, ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा आगे बढ़ी है लेकिन कभी पीछे नहीं जाती? राजेश से सोचता है इस पहेली का जवाब क्या है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता है। वो थोड़ा ध्यान से पहेली के बारे में सोचने लगता है, फिर छोटे से मुस्कान के साथ लोमड़ी को बोलता है, मिल गया जवाब। इसका जवाब है समय। समय हमेशा आगे बढ़ता है, कभी भी पीछे नहीं जाता। ये सवाल भी सही है। अब तुम्हारी आखिरी पहेली की बारी है, तो सुनो, वो क्या है जो बोलने से ही टूट जाता है? हाँ, इसका जवाब मौन है। जब हम बोलते हैं तो बोलने से मौन टूट जाता है। बिल्कुल सही, तुमने सारी पहेलियों का सही जवाब दिया। अब तुम्हें मैं उस झील तक लेके जाऊंगी ताकि तुम उस सफेद कमल के पुष्प को हासिल कर सको। चलो मेरे पीछे आ जाओ। धन्यवाद, आपकी वजह से मैं मंजिल के इतना करीब हूँ। चलो चलते हैं। लोमड़ी राजेश को झील के पास लेकर जाती है। उस देर वो झील के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ पर राजेश को कई सारे सुंदर कमल के फूल दिखते हैं। जाओ, जाके उस सफेद कमल के पुष्प को ले आओ जो बिल्कुल झील के बीच में है। जाओ ना। मैं अभी लेके आता हूँ। राजेश झील के बीच में जाकर उस सफेद कमल के पुष्प को ले आता है। राजेश लोमड़ी को शुक्रिया करके उस परी की तरफ चला जाता है जो कि श्राप की वजह से चिड़िया बन गई थी। कुछ समय बाद राजेश परी के पास पहुंच जाता है। आ गए तुम? मैंने जो पुष्प तुमसे मंगवाया था वो ले आई क्या? हाँ, लेकिन तुम्हें याद है ना तुमने क्या कहा था मुझसे? हाँ याद है, लेकिन पहले तुम इस पुष्प को मेरे सर पर रख दो ताकि मैं वापस अपने रूप में आ जाऊं। हाँ, ये लो। राजेश उस सफेद कमल के पुष्प को परी के सर पे रख देता है। तब उधर एक तेज रोशनी आती है। परी जो कि चिड़िया बन गई थी वो वापस अपने असली रूप में आ जाती है। सुंदर सी परी में वो बदल जाती है। उसका असली रूप बहुत सुंदर लग रहा था। मैं वापस अपने असली रूप में आ गई, जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था। अब मैं तुम्हारी किस्मत अपनी शक्तियों से चमका दूंगी। तुम जो भी काम करोगे
तुम हर काम में सफल होगे। लेकिन याद रखना, इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल मत करना, नहीं तो तुमसे ये सारी शक्तियाँ छिन जाएगी और तुम्हारी किस्मत वापस से खराब हो जाएगी। और हाँ, इन शक्तियों से तुम सबकी मदद भी करना। परी ने इतना बोलते ही राजेश की तरफ अपने जादुई डंडे से शक्तियाँ दी और गायब हो गई। राजेश को शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है। तब से राजेश की किस्मत चमक जाती है। राजेश अपनी